Hello everyone and welcome to Lawputra YouTube channel. My name is Ananya और आज हम बात करने वाले हैं external aids of interpretation के बारे में. But before we jump to external aids of interpretation, there are some basic things that we need to remember. So the number one thing that you need to remember is actually the meaning of statutes. तो स्टैच्यूट्स क्या होते हैं? स्टैच्यूट्स आर एक्चुअली लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा बनाए गए हुए कुछ सेट ऑफ रूल्स या कोई लॉ जो है उसे स्टैच्यूट कहा जाता है. एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? सो इंटरप्रिटेशन का मतलब है उस पर्टिकुलर स्टैच्यूट या उस पर्टिकुलर लॉ का जो असली मतलब है, द ट्रू मीनिंग, जिस पर्पस के लिए वो लॉ बनाई गई है, इंटेंशन जो था लॉ मेकर्स का टू मेक दैट लॉ, वो असर्टेन करना ही इंटरप्रिटेशन होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स है ये करता कौन है? सो इट इज डन बाय द कोर्ट्स. जब किसी कोर्ट के पास कोई केस आता है और उसमें कोई एक पर्टिकुलर लॉ अप्लाई करना होता है और अगर उस लॉ का मीनिंग ही क्लियर नहीं है, उस केस में द कोर्ट्स टेक द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स. उसमें दिए गए कई एड्स होते हैं, एक्सटर्नल एड्स, इंटरनल एड्स, उनकी मदद लेकर कोर्ट एक्चुअली ये पता करता है कि लॉ मेकर्स की इंटेंशन क्या थी, उन्होंने किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस पर्टिकुलर लॉ को बनाया था. नाउ इंटरनल एड्स तो वो एड्स हैं जो उस पर्टिकुलर स्टैच्यूट में ही दिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस हैं या प्रीएम्बल है या फिर शॉर्ट टाइटल है उस पर्टिकुलर एक्ट का. तो ये सारी चीजें तो उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ही है. कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह, कोई प्रोवाइजो, कोई एक्सेप्शन, वो सारी चीजें जो आपको स्टैच्यूट के अंदर ही मिल जाएंगी. तो वो सब तो हो गया इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. बट ऐसी चीजें जो उस पर्टिकुलर एक्ट में डिफाइंड नहीं है या कोई और इंटरनल एड उसमें प्रोवाइड ही नहीं करता कि उस पर्टिकुलर चीज का मतलब क्या है, उस केस में आपको स्टैच्यूट के बाहर भी जाना पड़ सकता है और उसी को कहा जाता है एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. So the first aid of interpretation, which is an external aid of interpretation, is dictionaries. अब कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है जो आपके स्टैच्यूट में दे रखा है लेकिन उसकी डेफिनेशन अगर कहीं भी नहीं दी गई है, तो उस केस में द कोर्ट्स विल गो आउटसाइड द स्टैच्यूट एंड उसका मीनिंग फिर जैसा डिक्शनरी में दिया होता है वो अप्लाई किया जाता है. पर ये जो इंटरप्रिटेशन फ्रॉम डिक्शनरी है या डिक्शनरी मीनिंग जब आप देखते हैं तो ये जरूरी नहीं होता है कि उसको बहुत स्ट्रिक्टली आप एक्सेप्ट करें. तो आप कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन होती है कि वो या तो उस मीनिंग को एक्सेप्ट भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है अगर कोई इंटेंशन ऑफ द स्टैच्यूट यूज से डिफीट हो रहा हो. इस रिगार्डिंग एक केस है जिसका नाम है मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इस केस में क्वेश्चन ये था कि सेल्स टैक्स शुगर केन पे एप्लीकेबल होना चाहिए या नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में शुगर केन का डिक्शनरी मीनिंग रिजेक्ट किया और उस वर्ड का जो कॉमन पार्लेंस में यूज होता था उसको एक्सेप्ट किया. तो ये नहीं कह सकते कि इट इज वेरी स्ट्रिक्ट इन इंटरप्रिटेशन. द नेक्स्ट aid of interpretation, which is an external aid of interpretation, is textbooks. तो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे जजमेंट्स में बहुत सारी बुक्स कोट की जाती हैं. इनफैक्ट बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स में भी बहुत सारी बुक्स कोट की गई हैं. केशवानंद भारती में बहुत सारी बुक्स कोट की गई हैं और सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी का एक बहुत ही फेमस केस है बरीन्द्र कुमार घोष, जिसको पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी जाना जाता है. उसमें भी बहुत सारी बुक्स यूज करी गई हैं
और इनफैक्ट उसमें बुक्स को कोट भी किया गया है। तो ऐसे ही जॉन मिल्टन की एक बुक थी लॉस्ट पैराडाइज, उस बुक को इस पर्टिकुलर केस में कोट किया गया है और इसमें कहा गया है कि दोज ऑल्सो सर्व दैट स्टैंड एंड वेट। सो ये चीजें आपको लॉ का इंटेंशन क्लियर करने के लिए, आपको एक बेटर इंटरप्रिटेशन करने के लिए हेल्प करती हैं। तो टेक्स्ट बुक्स आर ऑल्सो एन एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। इनफैक्ट कोर्ट ने कई बार काफी एंशियंट बुक्स इंक्लूडिंग ऋग्वेद, मुल्ला की कोई बुक या मनु की किताब या अर्थशास्त्र, इन सारी बुक्स की भी हेल्प ली है टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ। नंबर 3 इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस एक्चुअली तब किसी भी एक्ट के साथ, किसी भी बिल के साथ ही अटैच किए जाते हैं और उसमें लिखा जाता है कि ये बिल जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, ये एक्चुअली किस पर्पस के लिए किया जा रहा है या इससे कौन सी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो उन स्टेटमेंट्स एंड रीजंस की भी हेल्प ली जा सकती है व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग एंड to know what exactly the act wants to say. Number 4 is the constituent debates and speeches. तो constituent debates are actually those debates जो constituent assembly में हुई थी at the time of framing of the Constitution of India. So अगर Constitution में कोई भी provision आज clear नहीं है तो भी आप वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स जाकर देख सकते हैं या सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं और आपको ये पता चल सकता है कि एक्चुअली जो लॉ मेकर्स थे उनका इंटेंशन क्या था, किस पर्पस के लिए वो ये लॉ बनाना चाहते थे। इनफैक्ट इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जब ये पॉइंट आया कि आपको इंटरप्रेट करना था द वर्ड बैकवर्ड क्लासेस, तब B.R. अम्बेडकर की पुरानी स्पीचेस जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी थी उनकी भी हेल्प ली गई थी। नंबर 5 इज लेजिस्लेटिव डिबेट्स और स्पीचेस। सो लेजिस्लेटिव डिबेट्स एंड स्पीचेस आर दोज पॉइंट्स दैट आर पुट फोर्थ बाय द पार्लियामेंटेरियंस इन द कोर्स ऑफ पासिंग द बिल। अब ये एक एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन तो है, बट ये कोई कॉन्क्लूसिव एड ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो पार्लियामेंटेरियंस की स्पीचेस होती हैं या उनकी डिबेट्स होती हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन माना है पर कॉन्क्लूसिव नहीं माना है। Number 6 is the reports given by committees. Now you must have seen that many times जब कोई लॉ बन रहा होता है उस टाइम पर सब कुछ कमिटीज अपॉइंट की जाती हैं और वो कमिटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं, जैसे कि मलिमत कमेटी हो गई या फिर वेंकट चलैया कमेटी, रंगनाथन कमेटी या JS वर्मा कमेटी। तो अगर कोर्ट को उस पर्टिकुलर लॉ में कोई एम्बिग्विटी या कोई इनकंसिस्टेंसी या रिपग्नेंसी दिखती है तो वो रेफर कर सकते हैं उस कमिटी की रिपोर्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड द लास्ट थिंग दैट द कोर्ट्स टेक इनटू अकाउंट इज द फॉरेन लॉज एंड डिसीजंस। अब अगर आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि वहाँ क्या लॉज फॉलो हो रहे हैं, और अगर आपके पर्टिकुलर कंट्री में वहां से सिमिलर लॉज हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यूके के लॉज और हमारे लॉज बहुत सिमिलर हैं, तो उस केस में ऐसा कई बार हो सकता है अगर आपका पर्टिकुलर स्टैट्यूट उस बात पर साइलेंट है देन यू कैन सीक द हेल्प ऑफ आउटसाइड कंट्रीज लॉ, जैसे कि KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस जो कि राइट टू प्राइवेसी के केस के नाम से भी जाना जाता है। उस केस में भी इंडियन जजेस ने मदद ली थी फॉरेन लॉज की।
However, the thing that you need to remember is कि इन foreign decisions की या इन foreign laws की जो value है वो एक persuasive value है, and the Indian courts are not bound by these particular laws. And with that, we have come to the end of this video, and I hope that it was useful for you. And have a great day, and thank you for watching Lawpatri YouTube channel.